क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में हर साल पूछे जाने वाले आज आपको ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल बताने वाले, एकदम मान लो ब्रह्मास्त्र न्यूमेरिकल है जो कि आपके पेपर में एकदम सीधा जाके टकराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल जितने ये पिछले वर्षों में बहुत ज्यादा पूछे गए तो इस बार भी आने की पूरी चांसेस रहेगी। तो आज का ये वीडियो, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को बताने वाले। तो भाई साहब इसलिए पूरा वीडियो देखना, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और उससे पहले जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उनको बता दो भैया इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो मस्त तरीके से इस वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं देखो केमिस्ट्री फिजिक्स सभी सब्जेक्ट की मस्त तरीके से तैयारी चल रही चैनल पे। रोज आपको डेली इसी टाइप से क्लासेस मिल रहे हैं जिसपे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट रिएक्शन सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं आपके सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है H2SO4 का एक नमूना है हमारे पास, 94% W/V है ना, और कह रहा है इसका घनत्व जो है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। हाइड्रोजन का अनुभार 1, ऑक्सीजन का 16 और सल्फर का 32 आपको दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। किसी में 94% जैसे W/V दिया है, किसी में 94% W/W दे देगा, है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे हल करना है चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले नोट करते हैं क्या क्या हमारे पास सवाल में दिया है। ठीक है, सवाल में क्या क्या दिया है तो देखो H2SO4 का एक नमूना, सबसे पहले हमसे कह रहा है H2SO4 जो है 94% है W/V। सबसे बड़ी बात आती इसको पहचानना, अगर इसको जो पहचान गया पूरा सवाल लगा लेगा और इसको नहीं पहचान पाए तो सवाल नहीं लगा पाओगे। ये आपको क्या दिया W/V, W का मतलब होता है वेट, वेट को कहते हैं भार, और V क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो ये आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या भार आयतन प्रतिशत दिया है। ठीक है, तो अब अगर H2SO4 94% है तो इसका मतलब क्या है, देखो जो जितने परसेंट होता है उतना ही क्या होता है जो चीज दिया होता है। जैसे H2SO4 दिया है तो 94 H2SO4 होगा कितने में, 100 विलियन में। क्या कह रहे हैं, अगर H2SO4 दिया, अगर यहाँ पे NaCl होता मान लो 50% W/V, तो इसका मतलब 50 भाग NaCl 100 भाग विलियन में। हमेशा ये याद रखना, जब भी परसेंट में कहेगा चाहे W/W, W/V हो, कुछ भी हो, तो आपको याद रखना जो चीज जितने परसेंट दिया होगा उतने भाग वो वही चीज है ना। जैसे H2SO4 कितना 94%, तो 94 भाग H2SO4 100 भाग विलियन में। ठीक है, अब यहाँ पे W और V की बात है तो W द्रव्यमान है तो ग्राम में होगा और V आयतन है तो मिलीलीटर में होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 94 H2SO4 100 विलियन में, है ना। इसका ये मतलब तो हुआ 94% का 100 विलियन में, ये मतलब हुआ। अब इसके बाद आपको क्या चीज समझना है, जैसे W/V, तो W का मतलब भार, भार मतलब ग्राम में, तो 94 वाला ग्राम में हो जाएगा और 100 वाला किसमें हो जाएगा, V आयतन होता है तो 100 मिलीलीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 94 ग्राम H2SO4 100 मिलीलीटर विलियन में। तो मेन पहचानना ही था, ये पहचान गया, सवाल आसान लगा लोगे। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इसका घनत्व, इसका आपको घनत्व दिया गया है कितना 1.84। घनत्व को D से लिखते हैं, घनत्व D बराबर हमें दिया गया है भैया 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक है, ग्राम प्रति मिलीलीटर 1.84 ये दिया गया है। अब कह रहा है भैया मोललता निकालो, क्या निकालो, मोललता आप निकालो, मोललता। तो कैसे निकाला जाए भैया मोललता, तो चलो निकालते हैं हम लोग। हमें देखो मोललता निकालने के लिए मोललता का सूत्र पता होना चाहिए। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, यही होता है। तो देखो हमें विलेय पता है 94 ग्राम, आयतन पता है ये, लेकिन हमें विलायक का भार नहीं पता। पता है क्या, नहीं पता ना। आपको 94 ग्राम H2SO4 पता, 100 ml विलियन पता, लेकिन आपको विलायक का भार नहीं पता। तो मोललता निकालने के लिए विलायक का भार, मोललता निकालने के लिए क्या चाहिए, विलायक का भार। अगर मोललता निकालनी होती तो भार पता है, आयतन पता, निकाल लेते, लेकिन हमें मोललता निकालनी, तो मोललता निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए विलायक का भार। अब वो कहां से है, उसके लिए आपको दिया गया घनत्व, घनत्व से आएगा। ठीक है, और ये घनत्व है किसका, कह रहा है इसका घनत्व, इसका मतलब H2SO4 का जो पूरा नमूना है उसका घनत्व, मतलब नमूने का मतलब विलियन का घनत्व। ये आपको घनत्व किसका दिया गया, विलियन का, किसका दिया है, विलियन का घनत्व दिया है। तो घनत्व बराबर सूत्र लगा दो, विलियन का घनत्व बराबर
क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन, ये सूत्र हो जाएगा विलयन के घनत्व का, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। ठीक है, तो अब इस सूत्र को हम लगा के सबसे पहले यहां से विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। जब विलयन का द्रव्यमान निकल जाएगा तो विलायक का तो अपने आप निकल जाएगा। तो यहां से घनत्व कितना, 1.84। विलयन के द्रव्यमान को मान लो, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान चलो लिख लेते पूरा पूरा, विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना है हमारे पास, 100, तो 100 ये आ गया। अब यहां से जब विलयन का द्रव्यमान निकालोगे तो 100 का इधर गुणा हो जाएगा 1.84 पे, तो 1.84 पे अगर 100 का गुणा करोगे तो 184.00 आएगा, मतलब सीधी सीधी वैल्यू 184 आ जाएगी। तो यहां से विलयन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 184। कितना आ जाएगा विलयन का द्रव्यमान, 184 ग्राम, 184 ग्राम। ठीक है, समझ में आएगा। इसका 100 का इधर गुणा हुआ, 0.2 अंक पे लगेगा तो 0 हट जाएंगे, 184 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास विलयन का भार मिल गया। अब विलायक का निकाल लेंगे आराम से, तो विलायक का निकाल लेते हैं। विलायक का कैसे निकलेगा, विलायक का भार या द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलायक के द्रव्यमान को आपको पता है किससे लिखते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू का मान हमें निकालना है। ठीक, और विलेय वाले द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से, स्मॉल वाले से। तो स्मॉल डब्ल्यू 94 ग्राम है, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू का मान हमें निकालना है। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, है ना। विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, इससे हम लोग निकाल लेंगे विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, इसी से हम लोग निकाल लेंगे किसका, विलायक का द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान माइनस विलेय के द्रव्यमान से। तो विलयन का हमारे पास कितना है, 184, और विलेय का कितना है, 94। तो 184 माइनस 94, 184 माइनस 94, ये डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, घटा लोगे तो डब्ल्यू बराबर 90 ग्राम आपके पास आ जाएगा। क्या चीज, विलायक का भार। विलायक का भार मिल गया। अब आसानी से पूछ के रहा है मोललता निकाल लो। तो मोललता बराबर सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और अगर कैपिटल डब्ल्यू का मान ग्राम में है तो ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, अब हल कर लो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात आएगी सबसे पहले, देखो डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार ये है, विलायक का भार ये है, लेकिन अणुभार अब हमें नहीं पता, अणुभार निकालना पड़ेगा किसका, इसी विलेय का। तो H2SO4 का अणुभार इधर निकाल लेते हैं, H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का ऊपर सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, और याद भी रखो, कभी क्वेश्चन में दिया जाए कभी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 × 4, मान निकालो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 + 32 + 64 मिला के 64, 66, 96, 98, 98 आ जाएगा अणुभार। ठीक है, 98 आया। अब यहाँ से 98 हम लोग रख लेंगे। तो देखो सारी वैल्यू रखते हैं यहाँ से। डब्ल्यू का मान कितना है, डब्ल्यू का मान यहाँ पे हमारे पास है 94, और अणुभार कितना है 98। ठीक है, विलायक का भार कितना है 90, और ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, विलेय का भार 94, अणुभार 98, और ये डब्ल्यू का मान 90 आया है, 1000 गुणा। अब हल करना है केवल, यहाँ 0 से 0 काट लो, आगे हल करोगे तो मोललता बराबर कितना आ जाएगा, मोललता बराबर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देखो 94 का 100 से गुणा 9400 बटे 9 का इधर गुणा कर दो, 9 × 72, 2 7 बचा, 9 9 81, 7 88, 882। अब आप लोग भाग दे लेना, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे कितना है। ठीक है, अब इसका भाग दे लोगे आप, कहाँ गया आंसर इसका। ठीक है, इसमें जो आपका मान आएगा वो 10.657। ठीक है, इसका हल कर लेना, 10.657 आएगा वैल्यू, और मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, तो मोल प्रति किलोग्राम में ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मस्त क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, सीधा मतलब आपको सबसे पहले 94% H2SO4 का नमूना W/V दिया था। मतलब W का मतलब भार, V का मतलब आयतन, तो 94 भाग आपका 100 भाग में, है ना। जो चीज जितना दिया होगा 94 H2SO4 100 विलियन में, तो ग्राम हो गया ये पहला W है, तो W मतलब ग्राम, V का मतलब आयतन, ये लिखा पहले। फिर घनत्व से हमने विलायक का द्रव्यमान निकाल लिया, फिर मोललता निकाली, आसानी से हल हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, देख सकते हो कि इस टाइप से हुआ। तो देखो आपसे कह रहे हैं ना, डेली आप लोग सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, क्योंकि इसी टाइप से डेली क्लासेस मिलेंगी। जितने इंपॉर्टेंट पिछले वर्षों में पूछे गए ना, सभी आपको इसी तरह से कराते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोट कर लो।
आप देखो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी पिछले वर्ष में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो, कह रहा है गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को, ठीक है, क्या कह रहा है, गन्ने की शक्कर, सूत्र भी इसका याद रखो। यहाँ पे हालांकि अणुभार दे दिया 342, लेकिन इसका सूत्र भी याद रखो, C12H22O11 होता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि अणुभार कभी निकालने को भी कह सकता है। ठीक है, इसमें दिया है, किसी किसी में निकालना पड़ेगा, तो याद रखना। ठीक है, कह रहा है गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक जो है 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब वृद्धि हो जाती है या उन्नयन हो जाता है ना, बढ़ने का ही तो मतलब वृद्धि या उन्नयन हो जाता है। कह रहा है विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा, विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक कहा जाए या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाए या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहा जाए, एक ही बात है। ठीक है, और गन्ने की शक्कर का अणुभार 342 है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला अगर याद है तुरंत लगा लोगे। तो चलो देखो लगाते से हल करते हैं। हमें सबसे पहले गन्ने की शक्कर का भार दिया है। ठीक है, गन्ने की शक्कर का सूत्र भैया होता है C12H22O11। इसका अणुभार, वो इसका भार हमें कितना दिया, 1.17 ग्राम का भार हमें दिया गया 1.17 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया, 25 ग्राम जल में घोला गया है, तो हमें H2O का भार दिया गया 25 ग्राम। H2O का भार कितना दिया गया, 25 ग्राम दिया है। अब यहाँ से विलेय विलायक पहचान जाओ तुरंत से, जो कम मात्रा में वो विलेय, जो ज्यादा वो विलायक। 1.17 कम है तो विलेय, और 25 ग्राम ज्यादा है तो विलायक। ये क्या चीज है, आपका विलेय है, और ये क्या चीज है, आपका विलायक है। ठीक है, ये क्या चीज है, विलायक। ये विलेय, ये विलायक। ठीक है, पहला ये पहचान गए, जो कम वो विलेय, जो ज्यादा वो विलायक। आप कह रहा है विलायक का क्वथनांक कितना बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब वृद्धि हो जाती है, उन्नयन, मतलब ये आपको वैल्यू जो दी है विलायक के क्वथनांक की या विलयन के क्वथनांक की दी है, कितने क्वथनांक की, मतलब बढ़ जाता है कह रहा है ना, तो क्वथनांक में उन्नयन कह रहा है। किसकी वैल्यू है, क्वथनांक में उन्नयन, मतलब डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कह रहा है विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक मतलब केबी हमें निकालना है। क्या निकालना है, केबी, और m का मान हमें दिया 342, अणुभार कितना दिया है 342। आप सिंपल हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सूत्र पता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू एम, है ना। m का मतलब ये वाला m मोललता होगा, और मोललता का अगर चाहो तो सूत्र पूरा लगा दो, स्मॉल w बटा m इंटू कैपिटल W, और ऊपर 1000 का गुणा। अब ये वाला m जो है अणुभार है, वो जो पहले हम लिखा था वो मोललता था। ठीक है, और ये अणुभार है। अगर आपको दिक्कत होगा दोनों m में, तो इसको ma मान लिया करो। ठीक है, जिससे ये पता चल जाएगा ये अणुभार है, ma क्या चीज है, अणुभार है, और m वाला क्या रहता है, मोललता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो ये सूत्र हमारे पास, सिंपल केबी हम लोग निकाल लेंगे। केबी को यही रहने दो, जो नीचे इधर गुणा कर दो, इधर वाले के इधर भाग कर दो, तो केबी बराबर कितना आ जाएगा, केबी बराबर आ जाएगा डेल्टा टीबी इंटू एम ए इंटू कैपिटल W, और बटे में ये वाली वैल्यू स्मॉल w इंटू 1000। आप सारी वैल्यू रख लो भैया, तुरंत आंसर आपके पास, इधर वाला इधर चला गया, इधर वाला इधर आ गया, आंसर आप तुरंत ले आओगे, वैल्यू बस रखना है। तो चलो निकालते हैं वैल्यू, केबी बराबर डेल्टा टीबी कितना है, ये रहा 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एमए कितना है 342 रख दो, बटे में कितना है, अभी ये कैपिटल W भी बचा। कैपिटल W क्या, विलायक वाला कैपिटल W और विलेय वाला स्मॉल w, है ना। विलायक का कितना 25, और बटे में स्मॉल w कितना है, विलेय वाला 1.17 और गुणा किसका 1000 का। अब इसको केवल तुमको हल करना है भैया, एकदम आसानी से हल कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या करो, दशमलव वाला का काम खत्म करो। देखो ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक, तो पहले दशमलव के अंक बराबर कर लो। तो इसके लिए हम करते क्या, यहाँ पे बढ़ा देते एक जीरो बढ़ाया। अब यहाँ से हो क्या जाएगा, जब आपने जीरो बढ़ा लिया है तो यहाँ से क्या होगा, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पे भी है, दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी, तो दशमलव काट दो, दशमलव क्या करो, काट दो, काट दिया। अब देखो के बी बराबर ऊपर कितना बचेगा, 17 गुणे 342 गुणे 25, और नीचे बचेगा 117, और 1 जीरो है और 3 जीरो है, मतलब 10 की पावर 4। ठीक है, अब ये वैल्यू बची, अब थोड़ा सा काम बचा, अब ये वाला काम आप लोग करोगे। ठीक है, सिंपल यहाँ से 117 को ये रोका, 1 जीरो था और 3 जीरो है, 10 की पावर 4 लिख लिया। अब केवल कुछ नहीं करना भैया, इसका गुणा भाग करना है, कर लेना, आंसर हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, कितना वैल्यू आएगी वो हम आपको बता दे रहे हैं, अब आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे जो आएगी 0.124, कितनी आएगी 0.124,
वैल्यू आ रही है 0.124 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका केबी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड में मात्रक हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड ग्राम प्रति मोल, ठीक है। कितना मात्रक हो जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड ग्राम प्रति मोल। अब ये मात्रक भैया कहोगे कैसे निकलेगा? रटना पड़ेगा क्या? रटना नहीं पड़ेगा, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे केबी बराबर ये फॉर्मूला बना, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन था, तो डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक है ना। और फिर इसका क्या आ जाएगा? देखो ये डब्ल्यू है, इस वाले एम को नीचे ले लो, है ना, इस वाले एम को नीचे ले लो डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू का मात्रक ग्राम, और ये बट्टे में क्या आ जाएगा? डब्ल्यू और बट्टे में ये वाला एम मतलब मोल, तो डिग्री सेंटीग्रेड ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो ये केबी का मात्रक हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड ग्राम प्रति मोल, और यही हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से वाला क्वेश्चन भी है, सिंपल सा था, इसमें केवल फॉर्मूले पे हमें मान रखना था, आसानी से हमारा क्वेश्चन हो गया। तो जल्दी से इसे भी नोट करो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका सूत्र है C2H6O2, कह रहा है इसके मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कैसे लगाएं। इसमें कह रहा 20% द्रव्यमान उपस्थित तो मोल प्रभाज पूछ लिया, अलग अलग तो मान ही नहीं दिया, तो ये भी उसी तरह लोग यार, कुछ भी नहीं इसमें। देखो सिंपल क्या कह रहा है, 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, मतलब ये द्रव्यमान परसेंट दिया, सीधे सीधी बात द्रव्यमान प्रतिशत ही दिया है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत दिया है। तो चलो हल कर लेते हैं भैया, सॉल्व करते हैं। हमें दिया क्या है? जलीय विलयन में सबसे पहली बात एक बोल दी, जलीय विलयन मतलब विलयन में जल है और ये है। जलीय विलयन में दो चीज मतलब जल और ये दो चीज है, और क्या करना है? एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज निकालना है। तो चलो निकालते हैं। हमें सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका सूत्र है C2H6O2, इसका 20% हमें दिया है। 20% का मतलब आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया, क्या दिया? द्रव्यमान प्रतिशत। तो हमने कहा आपसे जब भी W/W% हो, W/V% हो, द्रव्यमान प्रतिशत हो, उसका मतलब क्या? जैसे 20% का, तो 20 भाग वो चीज, कौन चीज? ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। 20 भाग एथिलीन ग्लाइकॉल कितने विलियन में? 100 भाग विलियन में। सिंपल सी बात, 20 भाग एथिलीन ग्लाइकॉल 100 भाग विलियन में, है ना। अब आपको दिया गया द्रव्यमान प्रतिशत, अब फार्मूला अगर पता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 होता है, मतलब दोनों द्रव्यमान होगा, विलेय का भी द्रव्यमान और विलयन का भी द्रव्यमान। तो 20% दिया मतलब 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल 100 ग्राम विलयन में, है ना। 20 भाग वो चीज 100 भाग विलयन में, और यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत की बात है तो दोनों द्रव्यमान है, मतलब ग्राम ग्राम में हो जाएगा। अभी इसके पहले जो सवाल था उसमें W/V था, इसलिए एक द्रव्यमान था तो ग्राम में, और V वाला आयतन मिलीलीटर में होगा इसलिए, ठीक है। तो सिंपल से भैया इसे हल कर लेते हैं। 20% का क्या मतलब हुआ? 20% का मतलब हुआ 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब C2H6O2 कितने विलयन में? 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। ये चीज आपको दिया गया है। क्या चीज दिया गया है? 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल 100 ग्राम विलयन में। विलयन भी पता चल गया, और ये क्या दिया है? ये है विलेय। ये क्या चीज है? विलेय, क्योंकि जल हो जाएगा विलायक, क्योंकि जलीय विलयन है ना, ये भी मिलाया और ये भी मिलाया तब जाके विलायक बना था, वो विलयन बना था, है ना। तो विलेय पता चल गया, विलयन पता चल गया, क्या विलायक नहीं निकाल लोगे? तो यहाँ से विलायक निकाल लो, H2O। H2O क्या हो जाएगा? विलायक। विलायक का भार कितना हो जाएगा? विलायक का भार कितना हो जाएगा? विलयन 100 है, ये 20 है, तो 100 माइनस 20 मतलब कितना आ गया? 80 ग्राम। कितना मिल गया? 80 ग्राम। तो हमें यहाँ पे विलायक का भार कितना मिल गया भैया? 80 ग्राम मिल गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या चीज? बताओ क्या चीज निकालेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे मोल प्रभाज, किसका? एथिलीन ग्लाइकॉल का। और मोल प्रभाज के लिए पता है मोलों की संख्या की जरूरत पड़ती है, तो हमें एथिलीन ग्लाइकॉल के भी मोलों की संख्या निकालनी, जल के भी मोलों की संख्या निकालनी, तब जाके मोल प्रभाज निकलेगा। तो और मोलों की संख्या के लिए क्या चाहिए? अणुभार चाहिए दोनों का। तो पहले दोनों का अणुभार निकालो, ठीक है। पहले निकालते हैं C2H6O2 का, इधर से लिखते हैं C2H6O2 का अणुभार। अणुभार कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो कार्बन का एटम 2, तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का एटम 6, 1 होता है हाइड्रोजन का, तो 1 गुणे 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 गुणे 2, ठीक है। अब इसे हल कर लो, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32, तो 24 6 30, 30 30 60 2 62, कितना आ गया अणुभार? 62 आ गया। अब इसके बाद किसका निकालेंगे? H2O का। H2O का अणुभार, ठीक है, H2O का अणुभार निकालेंगे। तो चलो H2O का अणुभार निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, कैटो 2, तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 1 गुणे 2 प्लस 16 मतलब मिला के कितना आ गया?
18, तो एथिलीन ग्लाइकोल का 62 है, इसका 18 आया। आप दोनों के पहले मोलों की संख्या निकालो, तब जाके मोल प्रभार निकलेगा। तो आप सबसे पहले एक एक करके निकालते हैं। पहले इसके मोलों की संख्या निकालो, C2H6O2 के मोल। मोल बराबर सूत्र भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, ठीक है, भार बटा हो गया अणुभार, ठीक है। और मोलों की संख्या को पता N से लिखते हैं, ठीक है। और है किसके, एथिलीन ग्लाइकोल के, तो NC2H6O2, NC2H6O2 बराबर भार बटे अणुभार। किसका भार, इसी का, एथिलीन ग्लाइकोल का भार और इसी का अणुभार। इसका भार है कितना 20, अणुभार कितना 18, वो सॉरी 62, तो 20 बटा 62, 20 बटा 62 भाग दो, 64 नहीं दोस्त 62, ठीक है। अब भाग दो, 2 दाम 20, 2 से काटा 31। अब इसका भाग दे लेना, हम आपको बता रहे हैं भाग देने के बाद कितना 0.3 करके आना चाहिए, है ना। तो 0 पॉइंट कितना आएगा, ठीक है 0.32, इसका आ जाएगा 0.32 मोल, ठीक है 0.32 मोल। इसका निकल गया। एथिलीन ग्लाइकोल का जल का निकाल लो, तो जल के मोल, है ना, जल के मोल बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार, भार बटा अणुभार, ठीक है। भार बटा क्या हो गया भैया, अणुभार। अब जल के भार कितना है, जल का भार कहाँ है, ये है 80 ग्राम, अणुभार कितना 18, तो 80 बटा 18, 80 बटा 18। आप भाग दोगे तो 18 चौको 72, बचा क्या है 8, 18 चौको 72, 4.4 या आगे तक ले जा सकते हो, आगे तक चाहो और दे लो, 18 चौक 72, 8 बचा, 18 चौक 72, 8 बचा, फिर जाएगा 4.44, ये वैल्यू आ जाएगी इसके अणुभार की, ठीक है। तो दोनों के पहले हमने अणुभार निकाले, फिर दोनों के मोल निकाले। अब क्या निकालना है, मोल प्रभाज, किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का। तो एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 का क्या निकालेंगे, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को x से लिखते हैं, तो x किसका निकालना है, C2H6O2 का। अब देखो ध्यान रखना, मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, जिसका मोल प्रभाज निकालना हो ऊपर उसके मोल बटे विलयन के कुल मोल। तो जैसे इसका मोल प्रभाव निकालना है, तो ऊपर इसके मोल C2H6O2 के और बटे में विलयन के कुल मोल। विलयन में कौन कौन था, जल और एथिलीन ग्लाइकोल, तो दोनों के मोलों को जोड़ दो, तो NC2H6O2 और प्लस NH2O, ठीक है। ये वैल्यू किसकी निकली है, NH2O की, ठीक है। किसकी वैल्यू निकली है, NH2O की वैल्यू आपकी निकली है, ठीक है, NH2O की। सिंपल है, देखो क्या कहा गया, NH2O, तो मतलब जिसके मोल प्रभाव निकाल लो ऊपर उसके मोल बटे विलयन के कुल मोल, है ना। तो अब इनकी वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 0.32 बटे में 0.32 प्लस H2O वाले कितनी 4.44। अब हल कर लो इसे, ऊपर आया 0.32 बटे में कितना आ जाएगा 4 2 6 4 3 7 और 4.76, ठीक है। इतनी वैल्यू आई। आप देखो इसे हल करना है तो दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर भी है, दशमलव के बाद 2 अंक नीचे भी है। जब दशमलव के अंक बराबर रखे दशमलव काट दिया करो, दशमलव कट गया, बचा कितना 32 बटा 476। अब कुछ नहीं है भैया, भाग दे लेना यार, है ना। आंसर हम आपको बता दे रहे कितना आएगा 32 बटा 476, ठीक है। आप देखो भाग देते हैं, कितना आंसर आएगा आपका। अब इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.067, कितनी आएगी 0.067, यही x C2H6O2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही आपका आंसर भी है इस क्वेश्चन का। और देखो जिनको कैलकुलेशन में अगर दिक्कत होगा तो थोड़ा बता दें आपको, जैसे 32 बटा 476 है, अब आपको पता है 32 भाग नहीं जा रहा, तो जब ऐसी सिचुएशन आ कि ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाली से, तो ऊपर 0 बढ़ा लिया करो। जैसे 2 अंक में भाग जाएगा नहीं, तो अगर हम यहाँ 2 0 बढ़ा दे अब तो भाग चला जाएगा। अगर 1 0 बढ़ाते तब भी 320 में भाग में जाता, तो 2 0 बढ़ा दिए तो अब तो भाग चला जाएगा। तो अगर 2 0 बढ़ाए तो आगे 2 0 घटा दो, आगे 2 0 घटा दो, मतलब 10 की पावर माइनस 2 घटा दो। जब भी ऐसा रहा कि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बढ़ाओ, तो ऊपर 0 बढ़ा के जितने 0 बढ़ाओ इधर 10 की पावर माइनस घटा दो। अब 476 का 3200 में आप भाग दे सकते हो। तो अगर भाग देते तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आती, वही आपकी 67 दशमलव करके वैल्यू आती, है ना, नहीं 6.7 करके आती वैल्यू आपके 6.7 कुछ करके, मान लो 1 2 जो भी आती ऐसे आती, और आगे 10 की पावर माइनस 2। अब 10 की पावर माइनस 2 का मतलब 2 अंक दशमलव पीछे ले जाना है, तो 0.067 आ जाता है, ठीक है। तो जब भी कैलकुलेशन में ऐसी प्रॉब्लम आया करे, ऊपर छोटा रहा के नीचे बड़ा, तो ऊपर 0 बढ़ा लिया करो और आगे 10 की पावर घटा दिया करो, बाद में 10 की पावर को फिर कर लो, तो आसानी से इस तरह से भाग आसानी से हो जाता है, ठीक है। नहीं तो दशमलव वाले भाग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैलकुलेशन की कुछ ट्रिकें होती है, ठीक है, इनको यूज किया करो। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आसानी से लग चुका है।
बस इसमें क्या समझना था, 20% द्रव्यमान दिया था, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसके बाद दोनों के मोल निकाले, फिर आसानी से मोल प्रभाज। अब यहीं पे अगर आपसे जल का भी मोल प्रभाज पूछ लेता तो कैसे निकालते, हमसे तो एथिलीन ग्लाइकॉल का केवल पूछा था, लेकिन अगर जल का भी पूछ लेता तो हम यहाँ से XH2O कैसे निकालते। आपको सूत्र पता है, अगर विलयन में कोई दो चीजें हैं, जैसे जल और एथिलीन ग्लाइकॉल, अगर कोई दो चीजें हैं और उनमें से अगर आप एक का मोल प्रभाज निकाल लेते हो और दूसरे चीज का निकालना है तो उसको एक से घटा दो तो आपका दूसरे का निकल आएगा। अब ये वाला पूरा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, अब हम डायरेक्ट 1 माइनस इसी का घटा देंगे, x C2H6O2। कभी भी ऐसा हो तो ये फॉर्मूला लगा लेना, आपका काम बन जाएगा। एक का मोल प्रभाज निकल जाए और दूसरे चीज का निकालना हो तो उसको 1 से घटा देना, आपका काम बन जाएगा, दूसरे वाले का निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भैया मोल प्रभाज वाला क्वेश्चन भी ये हो चुका। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। तो इस टाइप से आज की वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं। देखो इसी टाइप से आपको डेली क्लास मिलेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिएक्शन सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन थे तो हमने आपको लगवा दिया। इसी टाइप से जितने छटे हुए क्वेश्चन पिछले वर्षों के पेपर में आए हैं उन सबको आपको इसी टाइप से डेली क्लास से दे के लगवाते रहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना, सब दोस्तों से बता दो। चैनल पे मस्त तरीके से तैयारी चल रही है, मस्त तरीके से चल के पढ़ो। ठीक है, फिजिक्स के भी इसी टाइप से वीडियो आ रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम डेली लगवा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो और मस्त तरीके से चैनल से तैयारी करो। और इससे पहले हमने फिजिक्स के भी सारी डेरिवेशन पढ़ा रखे हैं, केमिस्ट्री के भी सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं। अगर आपको कुछ भी देखना है तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें और इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो लाइक कर लेना और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आए कि नहीं है। ठीक है, कमेंट जरूर करना, नोट कर लो इसे।